तो लास्ट हम लोगों ने डिबेंचर्स ऑलरेडी कवर कर लिया था। डिबेंचर में एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, वो कवर करना है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जैक्टली डिबेंचर्स को कैसे इशू करेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बेसिकली पता है, देखो यार इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि इसका मतलब भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, उसके ऊपर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई डिबेंचर्स को जब कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह से इशू करते हैं ना, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस तरीके से, और ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंटर है जो असर्शन एंड रीजनिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो वाले पॉइंट भी इसके अंदर से मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, पहले तो एक बार वो समझ लो अच्छे से, उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो क्या लिखा है, कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एग्जैक्टली होता है क्या? तो कोलेटरल सिक्योरिटी की अगर बात करूं यहाँ पर, तो यार देखो क्या मतलब है इसका। एक तरफ हमारी कंपनी है जिसको क्या चाहिए, बैंक से कर्जा चाहिए। ठीक है, और एक तरफ क्या है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम बैंक को रखते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, एसबीआई या बैंक, कोई भी बैंक रख लो आप, एसबीआई रख लो चलो। ठीक है, इसने क्या किया, आपको लोन दिया। अब ये लोन आपको देगी निकाल के, तो बदले में कुछ चाहिए इसको। ठीक है, इसने आपको लोन दिया 10 लाख रुपीज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बदले में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मोर्टगेज किया होगा। अब मोर्टगेज में मान लो कोई ना कोई एक एसेट्स दिया गया है, एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी है मेरी, 15 लाख रुपए की है। पर बैंक बोलता है यार देखो, जो भी आपने एसेट्स दिया इसकी वैल्यू ना कंसिस्टेंट नहीं है, क्या पता कुछ ना कुछ क्राइसिस वगैरह है, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये अपने आप को ना डबल सिक्योर करने के लिए क्या बोलती है कंपनी से, कि आप एक काम करो, एक और सिक्योरिटी दो आप हमें। तो हम क्या करते हैं, एज अ कंपनी हम अपनी कंपनी के ना कुछ डिबेंचर्स निकाल के दे देंगे, उसका परसेंटेज लेट सपोज ले लेते हैं 9% क्लास वाले डिबेंचर्स हैं। ये हमने 15 लाख वाले और दे दिए बैंक को एज अ सिक्योरिटी। तो यहां पर अगर देखा जाए, ये वाले जो डिबेंचर्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी है, मेन सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, दिस इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ये भी हमने कर्जे पर डाल दी। तो दोनों जो डिबेंचर्स सेकेंडरी सिक्योरिटी की तरह दिए जाते हैं, केवल और केवल किस पर्पस के लिए, जस्ट टू टेक अ लोन, बस, और कुछ काम नहीं है उसका। अगर मैंने ये जो डिबेंचर्स दिए हैं एज अ लोन दिए हैं ना, एज अ लोन की सिक्योरिटी दी है बेसिकली, तो इन डिबेंचर्स के ऊपर एक छोटा सा पॉइंटर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन दीज डिबेंचर्स। ठीक है, इन डिबेंचर्स पर किसी तरीके का कोई डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालांकि डिबेंचर्स का जो ये 9% है, क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, तो जो डिबेंचर होल्ड करेगा वो इंटरेस्ट तो लेगा, लेकिन ये डिबेंचर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट वगैरह आप पे ऑफ नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट ये है कि दीज डिबेंचर्स, इनको रिडीम कब करोगे आप, दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड व्हेन प्राइमरी सिक्योरिटी fails to pay the due amount। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी है, अगर वो ड्यू अमाउंट पे करने से फेल हो जाता है, तब जाके आप इन्हें बेचोगे, अदरवाइज इनको सेल आउट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे देखो लैंग्वेज में ये लिखा होगा आपके पास, कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या है, क्या लिखा है, कोलेटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी टू अ मेन ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। हमारी मेन ऑब्लिगेशन क्या है, इस लोन को लेना। इस लोन को लेने के लिए क्या करते हैं हम, एडिशनल सिक्योरिटी के तरीके से ये वाले डिबेंचर्स दिए जाते हैं। तो क्या लिखा है, अ कंपनी मे इशू इट्स डिबेंचर्स इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी ये हमारे पास है लैंड, इसके साथ ही हमने क्या किया है, इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है। ठीक है, व्हेन इट टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नाउ इट इज कॉल्ड अ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब यहां से ये वाले पॉइंट का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या लिखा है, द लेंडर मे टेक पोजेशन इफ ओनली इफ कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे इट्स लोन अमाउंट। मतलब ये डिबेंचर बेचे कब जाएंगे, जब इन पर राइट्स किसका हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अदरवाइज तो वापस ही करना पड़ेगा ना। तो दैट मींस इसके पोजीशन लेने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी अगर क्या करेगी, फेल कर जाती है अपना लोन का पेमेंट करने के लिए, तब जाके हम क्या करेंगे, इन डिबेंचर्स को ऑफिशियली दे विल
एबल टू सेल द डिबेंचर्स, ठीक है। किसका प्रॉफिट वगैरह नहीं भाई, ड्यू अमाउंट कैंसिल हो गया ना, इनका निकाले खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी कोई वही कितने में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज एग्जॉस्टेड, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी वहां पे। इन अ केस कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, अगर पोजेशन इनके पास आ गई तब कंपनी, जब तक ये डिबेंचर्स कंपनी के बैंक के पास रहेंगे तब तक वो इंटरेस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट की पेमेंट कब से स्टार्ट होगी, जब ये फेल करेंगे और ये डिबेंचर्स ऑफिशियली किसके पास चले जाएंगे, बैंक के पास। तो बैंक के पास जब ये चलेगा तो इंटरेस्ट भी इनको मिलना चाहिए बाद में, तब ये इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट वगैरह पे आउट नहीं होगा जब तक ये एज अ सिक्योरिटी रखे हुए तब तक, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको छोटे छोटे याद रखने हैं जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थोड़े से। डन। अब आ जाओ इसके बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो भैया जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे आप इसे, तो वो देख लो। अब ना इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो एक अच्छी बात यह है कि इसका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आपको मिलेगा। हाँ, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के अंदर ये असर्शन एंड रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आएगा क्वेश्चन, तो अगर पूरा 100% का सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो 100% सॉल्यूशन में से ना 80% सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। कुछ भी करके आओ 80% इतना तो बना के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे आराम से। 80% एरिया, तो 20% एरिया है वो डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में। पहला केस विद जनरल एंट्री, क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया जनरल एंट्री भी प्लेस करो और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो दिखाओ। अब जनरल एंट्री के साथ अगर मुझे डाटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप जनरल एंट्री देख लो ताकि प्रेजेंट करते टाइम दिक्कत ना हो। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम इसमें लिख लेते हैं एसबीआई से लोन लिया है, एसबीआई बैंक लोन, ठीक है, या एसबीआई लोन एग्जाम्पल, यही लिख लो। क्या लिखा है, कितने का लोन था हमारा, 10 लाख का, यहाँ 10 लाख डाल दो। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में ना आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो ना, और डिबेंचर्स ऑफिशियली आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ डिबेंचर्स का अकाउंट आप ओपन करोगे बिकॉज आप डिबेंचर्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। कुछ पॉइंट क्या है, विद जनरल एंट्री वाला है। तो ये डिबेंचर्स आपने 15 लाख के बैलेंस शीट में दिखा दी, जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो क्या होता है, पैसे मिलते हैं, तो ऊपर बैंक आता था हमारा, एंट्री की हमने, लेकिन इसमें तो पैसे मिल ही नहीं रहे आपको, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे आप इसे कैंसिल आउट करोगे बाय डेबिटिंग द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 एंट्री बन जाती है हमारे पास। पहली एंट्री तो फिक्स है, बनेगी बिकॉज बैंक से लोन तो मिला ही है। सेकेंड एंट्री के लिए कंडीशन है, क्वेश्चन अगर बोलता है कि एंट्री करो तो आपको ये करना है, क्वेश्चन अगर बोलता है एंट्री मत करो तो ये एंट्री नहीं होगी आपकी, लेकिन उसमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बदल जाएगा आपका, ठीक है। कैसे करना है वही बात देख लेते हैं। तो ये तो एंट्रीज हमारे पास हो गई। अब हाँ 2 ही एंट्री होंगी, पहली और दूसरी, बस खत्म। फिर आ जाओ सीधा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में। अब देखो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट बनाओगे कैसे आप, बहुत छोटी सी 3-3 4-4 लाइन की, बस 3 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। उसके अंदर का मटेरियल, तो बैलेंस शीट का पहले लिखेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट, किसके लिए आप बना रहे हो, उस कंपनी का नाम तो मेंशन करना ही है ऊपर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये आप बना लेना बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट ऐसे बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही कॉलम बनता है छोटा सा, दैट इज नोट नंबर, ठीक है। यहाँ आ गया मेरे पास नोट नंबर एंड रुपीस, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर्स। तो इस पर्टिकुलर्स में क्या फ्रेम करोगे आप, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो डिबेंचर्स का एरिया है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, और इसके अंदर एक एरिया बनता है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इतना सा काम करना है। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली, ये वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो देखो यार इतना सा पार्ट है आपके पास बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। ये एरिया केवल इतना, केवल 3 लाइन लिखनी है आपको और कुछ नहीं करना आपको, डन। फिर इसके बाद आप सीधा बनाओगे क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अंदर मटेरियल आपको रिकॉर्ड करना है कि कैसे कैसे आपने इसकी डिटेलिंग देनी है आपको, ये वाली, ये कैसे आया, ठीक है। इसको क्या, इसमें वैल्यू जो आप लिखने वाले हो ना, वो वैल्यू कैसे लिख रहे हो आप, क्या लिखोगे उसके अंदर, वो सब मेंशन करना होता है आपको इसके अंदर। तो कैसे बनाओगे वो एक बार दिखाया तो इसकी, हाँ शेयर्स की भी आती है, इसकी भी आती है। हाँ इस देखो अगर ना शेयर्स की आई बहुत, इसकी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आ गई तो नंबर बड़े फ्री के हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, अगर आ गई तो, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप एंट्रीज वाला एरिया कर देना,
असर्शन रीजनिंग कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा करने के लिए। और इसकी बैलेंस शीट पता है क्या, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों के दोनों केसेस दिखा दूंगा, एक साथ तो चेंजेस भी दिखा दूंगा कि क्या चेंज करना है आपको अगर ये बैलेंस शीट एग्जाम में आती है तो बहुत माइनर सा चेंज है, जो 20% एरिया है ना वही चेंज है बस। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका नोट नंबर 1 हमने दे दिया कि इसकी डिटेलिंग हम देने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कर्जे कितने तरीके के हैं तुम्हारे पास, बैंक से आपने लोन लिया पहला, ये देखो ये एक कर्जा है और एक ये भी कर्जे में आता है, तो दोनों ही इसमें आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है ना आपका ये भी और ये भी। कल भी मैंने एक शीट भेजी थी आपको एक, ठीक है, उसमें लिखी हुई सारी चीजें, वो कैश फ्लो के लिए काम आएगी लेकिन, ठीक है, एक हेड एंड साइड के लिए भेज दूंगा। चलो अब इस लॉन्ग टर्म बोरिंग से पहला क्या है, एसबीआई का लोन, कितने का लोन है, 10 लाख। क्या ये ऑफिशियल लोन है मेरा, तो ये तो आउटर कॉलम में ही आएगा क्योंकि ये एक्चुअली में एक लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जो ये 9% के डिबेंचर्स है ना, ये मेरा लोन नहीं है, तो इसको मैं आउटर कॉलम में ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो पहले हम कहां दिखाएंगे इसे, इंटरनल कॉलम में प्रेजेंट करेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे किससे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है। कितना, पूरा वही 15 लाख रुपए का अमाउंट कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद बाहर वाले कॉलम में नील वैल्यू, और टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 10 लाख रुपए का, काम खत्म। बट ये कोलेक्ट्रल का पार्ट है, यहाँ पे तो मेंशन करना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या लिखोगे आप, इश्यूड कितने 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security against bank loan from SBI of ₹10 lakh, दैट्स इट, खत्म काम, ठीक है। तो हमारी इस लाइन ने इंडिकेट कर दिया कि ये जो डिबेंचर्स है ना ये वाले, ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट अ कोलेट्रल, ठीक है, कर्जा रखा हुआ है हमने। तो बैलेंस शीट रीड करने वाले को ना ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा एक्चुअली में कितना है, केवल यही है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसे ना लिख के दिखाऊं तो क्या होगा, जो बैलेंस शीट रीड करेगा उसको तो लगेगा यार 25 लाख का कर्जा है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेकार है ना। लेकिन अगर बंदे को पता लगता है कि ये तो जस्ट सिक्योरिटी है इसी लोन के अगेंस्ट, तो हमारा कर्जा, नेट कर्जा कितना ही है, 10 लाख रुपए का, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है आपको अगर हम क्या करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी यूज करते हैं तो, और प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी आपको इस तरीके से, तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को। डन, दिस इज अ केस नंबर 1। कौन सा, हाँ ये यहाँ लिखा जाएगा 10 लाख रुपए, यहाँ दिखा दिया हमने। जब आप बैलेंस शीट रीड करते हो ना एज ए इन्वेस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के बारे में हर एक चीज, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब पता होना चाहिए, तब जाके तो आप एक डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। रिसर्च करते हैं कंपनीज के बारे में कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना, इसके लिए। डन, समझ में आ गया, दिस इज अ केस नंबर 1। अब अगर मैं इसमें केस नंबर 2 में चेंजेस क्या होंगे अगर आपको वो दिखाऊं, तो आपको लगेगा यार लिटरली कुछ नहीं है, वो जो 20% का जो मैंने एरिया बताया ना ये वाला, ये भी 20% ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 20 नहीं होना चाहिए, 90 और 10 ही होना चाहिए, ठीक है। पता है क्या चेंज होता है, यहाँ पे अगर मैं केस नंबर 2 डाल दूं इसके अंदर और मैं आपको बोलूं भाई केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में सिंपल है, विदाउट जनरल एंट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भैया मुझे जनरल एंट्री इस पर्टिकुलर एरिया का डिबेंचर जो इशू किए गए हैं ना, इसकी जनरल एंट्री मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, क्या लगता है आपको, आप ये एंट्री पास करोगे, नहीं, लोन लिया है उसकी तो एंट्री पास होनी ही होनी है, ये तो एंट्री नहीं होने वाली, सेकेंड एंट्री नहीं होगी बस। देन यहां से ये हट गया, और यहां से क्या हटेगा, और यहां से मेरा पता है क्या हटेगा, यहां से हटेगा मेरा ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, बस वो नीचे ब्रैकेट में लिखा है ना बस वो आएगा, ये पूरा एरिया यहां से रब कर दो, खत्म बात, दैट्स इट। ये आपका केस नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब बताओ ये 90 और 10 है, 95 और 5 है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस कि भाई कब देखो यहाँ से वहां से हटा तो यहाँ से भी हट गया, बस बाकी तो सेम ही है सारा का सारा, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। बस इसके नीचे ये लाइन ऊपर चिपका देना, बस हो गया हमारा काम, दैट्स इट, ठीक है। डन, ये दोनों केसेस लिख लो, हाँ नोट्स अकाउंट्स बना लो अलग अलग, काफी है। हाँ जी, अभी जो टॉपिक कवर अप किया है उसका सेम क्वेश्चन है एज इट इज, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी तो आया ही होगा, ठीक है। हाँ जी, लास्ट ईयर कभी कभी हो सकता है, डेट देख लो, डेट क्या है 2012 लिखी है, पता नहीं कब का होगा, पुराना ही है, ठीक है यार। लेकिन एग्जाम में से निकाले हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 3 नंबर के आसपास का मिलेगा। क्या बोला क्वेश्चन ने, इसने बोला भाई एंट्री भी करो और
इसमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाना है। मतलब कौन सा केस है ये? केस नंबर 1 विद जनरल एंट्री वाला। ठीक है, बनाओ क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड कंपनी है, 12 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं 11% वाले, जो आउटस्टैंडिंग है कब के? 1 अप्रैल 2012 में। कंपनी ने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक लोन लिया है, कितने का? 4 लाख रुपए। किससे लिया है? कैनरा बैंक से लिया है, जिसके लिए कंपनी ने क्या किए हैं? डिपॉजिट किए हैं डिबेंचर्स, कितने वाले? 15 लाख रुपए के, जिसमें क्या दिया है इसने? कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाओ इसका क्या होगा। बनाओ दूसरी एंट्री क्या थी? देखो इस क्वेश्चन में ना कंपनी के पास पहले से भी कुछ डिबेंचर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो डिबेंचर है 12 लाख वाले, ये पुराने डिबेंचर हैं, इसकी एंट्री पास नहीं करनी है आपको। आपको इस कोलेटरल सिक्योरिटी वाली जो नया लोन लिया 4 लाख रुपए का ये वाला, और इसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी मैंने दी है दैट इज कोलेटरल दिया है, वो कितने का है? 15 लाख रुपए का। इसकी एंट्री और इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दिखाते टाइम एक छोटा सा पॉइंट है कि ये पुराने डिबेंचर्स भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या डालते हो आप? कर्जा डालते हो ना। तो कंपनी के पास कितना कर्जा है? 3 कर्जे हैं। पुराना कर्जा 12 लाख का है, नया कर्जा जो बैंक से लोन लिया वो 4 लाख का है, और 15 लाख का कोलेट्रल है। लेकिन ये कोलेट्रल इंटरनल कॉलम में आएगा, आउटरनल कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, आपको जो मेन जो लोन है वो ये वाला है आपका। ठीक है, जिसमें ये 12 लाख रुपए क्या है? ये आपके डिबेंचर्स का लोन है, जो 11% डिबेंचर्स के नाम से आएगा। और ये वाला ये कैनरा बैंक का लोन है, जो कैनरा बैंक लोन के नाम से आएगा। ठीक है, या फिर लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, जिसको जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, जितना भी एरिया हमने अभी तक कवर कर लिया है ना, उस पूरे एरिया में से यार देखो, आप ना अगर अपना इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लो, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, और इवन पूरा पूरा चैप्टर भी नहीं करना है आपको। इशू ऑफ शेयर्स में से क्या क्या कंप्लीट करोगे आप? केवल फॉरफीचर शेयर्स, रीइश्यू। ठीक है, तो पहला पार्ट ये भी, और ये कैपिटल रिजर्व, ये एरिया है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपको। प्लस इसके अंदर से एक बैलेंस शीट एरिया वाला क्वेश्चन कवर कर लो। ठीक है, और एक वेंडर वाला क्वेश्चन आता है। 3 एंट्री होती है छोटी छोटी सी, मैक्सिमम 3 होती हैं, वैसे तो 2 ही होती हैं आपके पास। ठीक है, ये वाला एरिया कवर कर लो। बाकी एक्स्ट्रा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, प्रोराटा अगर आपको लगता है यार देखो, जिसको ना केवल पास होना है ना, वो प्रोराटा वैसे भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं प्रोराटा की बात ही नहीं कर रहा अभी, कोई बात एग्जैक्टली आप, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये वाला एरिया कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में ना मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया था, जहां पे क्या लिखा था? मिनिमम रेशियो प्राइस। ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या आ जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट वाला एरिया बन जाता है आपके पास। और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए बोलता है, वो क्वेश्चंस भी करवा दिए थे मैंने आपको। और एक क्वेश्चन सिखाया था आपको बैलेंस सीडी, किसमें? इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी सिखाया था आपको। ठीक है, बस इतना सा पार्ट कवर कर लो इस वाले चैप्टर से। प्रोडाटा को मैंने छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, बस मोस्टली आसान आसान एरिया यही है तुम्हारे पास। इशू ऑफ डिवेंचर्स में से क्या है? तो फिर जो अच्छे खास, या देखो अगर आप सब कुछ कवर कर चलोगे ना, मैक्सिमम एरिया जो हार्ड वाला है ना उसको छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अंदर से क्या है? इशू डिवेंचर्स में से इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, कम से कम 4 का तो आता ही आता है आपके पास। ठीक है, ये एरिया कवर हो जाएगा तुम्हारा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कल मैंने करा दिया, तीन ही एंट्री होती है, ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए। दूसरा राइट ऑफ वाला, राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर वाला, ये एरिया हो गया। इतना कवर अप कर लोगे तो आपके इस चैप्टर में से नंबर आ जाएंगे। प्लस एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू कल मैंने कुछ एमसीक्यू कराए थे, जहां पर क्वेश्चन क्या निकालने को बोलता है? लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, या फिर वो क्या बोलेगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का परसेंटेज वैल्यू बताओ। ठीक है, ये 2-3 चीजें पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछेगा एक्स्ट्रा आपसे, ये निकाल लो। वो तो अगर आप ये वाला एरिया कवर कर लोगे, सब कुछ ये सारे उसी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना आपको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसे बनता है ये वाला एरिया,
ये बनता है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्लस डिस्काउंट ऑन इश्यू बनके। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। कल भी करवाया था आपको, दोनों तरीके से कराया था, रुपीज में भी कराया था, परसेंटेज में भी कराया था। लास्ट लेक्चर में ये एरिया आपको मिल जाएगा करने के लिए, ये कवर कर लोगे आप। तो यार पूरी की पूरी बुक की अगर बात करो ना 24 नंबर की है, ठीक है, पूरी बुक 24 में से अगर आप ना करके भी ना 15 नंबर यहाँ से आराम से निकाल लोगे, ठीक है। मैं सब कुछ, मैं इतने ही एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी तक। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। पहली वाली बुक की अगर बात की जाए फंडामेंटल्स में, पहली वाली फर्स्ट बुक से अगर बात करूँ ना मैं, फर्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट बुक से एक चैप्टर है डिसोल्यूशन, लास्ट चैप्टर आपका एकदम डिसोल्यूशन वाला, उसमें कुछ नहीं करना, केवल जनरल एंट्री कवर कर जाओ, 4 से 6 नंबर की फिक्स है, बननी आराम से। उसके बाद डेथ वाला क्वेश्चन चैप्टर है, डेथ वाले चैप्टर में आपको आपको पढ़ना क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक, जिसमें टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस है तुम्हारे पास, ये वाला एरिया, ठीक है। एग्जीक्यूटर वाले की तो बात ही मत करो, वो तो उसको थोड़ा साइड रख लो अभी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए डेथ डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर थोड़ा हैवी पड़ जाता है, एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है ना आपको, डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बस ये वाला एरिया बस, ठीक है। इस वाले को मिलाकर 4 से 6 नंबर का ये वाला एरिया भी बन जाता है आपके पास। फिर उसके बाद एडमिशन वाला क्वेश्चन है, एडमिशन से 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, बड़ा वाला, इसमें क्या आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आती है 6 नंबर का, वो फिक्स है। उसके अलावा इसमें से आप सीख लो अपने पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, उसकी एंट्रीज आती हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है, प्लस छोटे मोटे एमसीक्यू क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं आपके आराम से। और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मिल ही जाएगा एमसीक्यू लेवल पे, 1 मार्कर का 100% है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभार, एक वैसे तो एक ही का आता है, इसका हैवी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इसका कभी भी आपका, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको एडमिशन में से, खास कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बता रहा हूँ अभी तो और भी बहुत कुछ है जहां से आप आराम से नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो रिटायरमेंट में बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस आती है, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में वहां ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट में और एडमिशन में बताऊं क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट का 70% क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। रीजन, एडमिशन में भी आपका रिवोल्यूशन बनता है, रिटायरमेंट में बनेगा आपका। एडमिशन के अंदर आपका पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, रिटायरमेंट में भी बनेगा, जिसका पार्टनर्स कैपिटल 70% बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग के 4 स्टेप सेम है ना, हमारे 4 स्टेप क्या होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पहला स्टेप बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ हमारे पास, फिर एसेट्स या लायबिलिटी टेकन ओवर होता है मेरे पास। बस ये 4 स्टेप तो सेम ही है दोनों चैप्टर्स के अंदर, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, इतना तो आग बंद करके निकाल लोगे आराम से। केवल गुडविल का ट्रीटमेंट है बस, जो गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों चैप्टर्स में थोड़ा डिफर करता है, बस ये एक सेपरेशन है जो दोनों चैप्टर्स में आएगा, प्लस इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस ये अलग अलग है, ठीक है। इवन रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन से ज्यादा आसान है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा एनालाइज अगर आप करोगे तो इसका ये क्वेश्चन छोड़कर ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां से छोड़ दो, इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लो, ठीक है। बस इतना कर लो, देन ये कर लिया। गुडविल का एक क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का, वो तो आसान सा टॉपिक है। और गुडविल में भी ना ज्यादा फोकस करना कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 3-4 साल से देख रहा हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड ज्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई भी देख लो आप, मतलब गुडविल का चैप्टर ऐसे भी पूरा भी कर लो, 3 ही तो मेथड हैं, तीनों निकाल लेना आराम से, निकल जाता है। फंडामेंटल चैप्टर है तुम्हारे पास, है पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कर लोगे, एक क्वेश्चन फिक्स है, पास्ट का एक क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको आराम से। 6 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, 2 नंबर है, 1 नंबर, 3 नंबर, या फिर 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। क्या, हाँ ये तो बनेंगे ही बनेंगे आपके ऐसे क्वेश्चन, आएंगे ही आएंगे, तो मिलते ही हैं, ठीक है। पहले चैप्टर पहली बुक हो गई। अब अगर इसमें आप कैलकुलेट करो तो कितने नंबर निकल रहे हैं तुम्हारे पास, यहां से देखो 6, और ये कितने हैं 6 6 12 12, और यहाँ लगा लो 4 नंबर लगा लो पूरे पूरे इसके, ठीक है। 12 और 3 15 16 17, 17 के बाद 17 और ये 10 27, 27 और 4 यहाँ से निकाल लो 27 और 30 ही निकाल लो, 30 नंबर ये रहे, और 3 नंबर किसके कहाँ चले गए, 3 नंबर गुडविल के निकाल लो ये वाले, ठीक है। 33 बन रहे हैं, 33 हो गए, ऊपर के 24 में से 24 अभी पूरे पूरे लगा के चलो 24 के, ठीक है। कितने हो गए टोटल, ये 57 हो गए। ये केवल फर्स्ट और सेकंड बुक के नंबर हैं, उसके अलावा बचा क्या, पहले बुक 36 नंबर की है, ठीक है। थर्ड बुक बची आपके पास, थर्ड बुक में एक टॉपिक है हेड एंड सब हेड वाला, ये फिक्स है, इसका एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, फिक्स ही है, 6 पॉइंट आते हैं, अभी आएगा,
करवाऊंगा, ये पूरा पूरे चैप्टर करा दूंगा। हेड एंड सेपरेट की टेंशन मत लो, आराम से निकलेगा और बड़े प्यार से निकलते हैं ऐसे क्वेश्चन। 6 पॉइंट आते हैं और ये आपका इतने में निकल जाएगा। तो उसके बाद एक टॉपिक आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस, प्योर कैलकुलेशन बेस्ड, सबसे आसान नंबर, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, सबसे लास्ट में करना, बिल्कुल एकदम एंड में, इतना ही काम करके जाना, ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी जो बचा तुम्हारे पास अकाउंटिंग रेशियो और सीएफएस, इसे छोड़ दो, बिल्कुल ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा काम अगर आपको फ्री के नंबर मिलना चाहिए मिलेंगे तो यहाँ पे आपके पास हाँ 4 नंबर के आसपास का ये बनेगा और आपका 6 नंबर के आसपास ये बनता है, प्लस एक एमसीक्यू आता है इसका, ठीक है, लास्ट वाला 34 नंबर का है, ठीक है। कितने हो गए? 57 तो थे पीछे, ठीक है, यहाँ से मैं क्या 7 ही नंबर लगा रहा हूँ यार, 7 ही नंबर निकाल लो, 64 मार्क्स के आसपास आते हैं। मैं कहता हूँ भाई 64 भी नहीं आ रहे आपके, 32 ही नंबर आ रहे हैं, आधे नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। आधे साथ सीधे आधे काट दिए मैंने, आधे काट दिए, स्कूल से कितने मिले, कितने हो टोटल 52 साहब। अभी इसके अंदर देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 आते हैं, 20 में से 10 निकाल दो, केवल 10 तो ठीक करिए, सबके ए भी लगा के आ जाओगे तो भी 10 ठीक हो जाएंगे, ठीक है, सबके ए भी लगा दोगे, 62 नंबर तो थाली में पड़े हुए तुम्हारे, ठीक है जी। बट क्या लगता है भाई, इतना जो ये टॉपिक लिख के दिए हैं ना, ये करने पड़ेंगे। आपको लगता है नहीं भाई हवा हवा चल रही है सारी की सारी, ऐसा हो जाएगा, नहीं होने वाला भाई। देखो इतने टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मेहनत लगेगी, तो हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लियो वीडियो में से, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वीडियो में से ले लेना, बहुत कुछ है करने के लिए तुम्हारे पास, ठीक है जी। इतना टॉपिक आपको कवर करके जाना। इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक तो लिखे भी नहीं मैंने, निकाल चेंज इन पीएसआर पूरा ही छोड़ दिया निकाल के, ठीक है, वो तो वो वाला एरिया जिसको नहीं करना, ठीक है, लास्ट में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता सपोर्ट कहीं ना कहीं से, हाँ डाल दे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पर मैं आपको छोटे मोटे टॉपिक्स कराने वाला हूँ। देखो क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं अभी, बताओ। देखो थर्ड बुक हमारे पास अभी स्टार्ट होने वाली है, थर्ड बुक में एक काम करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है ना, केवल वही वाले क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा माथा बच्चे करने की जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में। हाँ जी, उतने टॉपिक्स मिलते हैं, तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस ही हम लोग कवर करेंगे। इसमें से कौन कौन सी रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे बस। देखो जी, इसके लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज हमारे पास क्या क्या है, पहले वो पढ़ लो, आप देख लो एक बार अच्छे से क्या क्या चीजें हमारे पास है इंपॉर्टेंट रेशियोज में। तो इंपॉर्टेंट रेशियोज की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, क्या क्या रेशियोज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रेशियो STR, ठीक है, STR मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दूं इसे, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जितनी भी होती है ना, ठीक है, ये निकाल के चलना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4-5 रेशियोज आती हैं हमारे पास निकल के, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इन सभी का ना एक बेनिफिट है कि सारी रेशियो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हर एक रेशियो का कनेक्शन क्या होगा, डिवाइड बाय में नेट सेल ही आता सब में, सब में। अगर आप इसकी बात करो नेट प्रॉफिट रेशियो की, तो ऊपर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। जीपी रेशियो की बात करो तो ऊपर क्या आएगा, जीपी रेशियो आएगा। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करो तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है मेरा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या ITR बोल दो आप इसे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या ITR होता है ना, जो ठीक लगे यार वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये रेशियोज हैं थोड़ी सी आपके पास करने के लिए। बाकी यार बच्चों वाली रेशियोज भी हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा ना इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज, ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड रेशियोज हैं जहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। RO, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो एक बार एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की बात करते हैं। 4 नंबर में एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें 2 पार्ट मिलते हैं आपको, 1 और 2, मतलब 2 रेशियो पूछेगा, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है बस, इसके अंदर से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था भाई जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा साइड लेके चलो। बट यहाँ देखो, अगर रेशियो आप पढ़ रहे हो और आप सिंपल रेशियो भी लिख के आ जाओगे ना, इसमें पूछी गई है, तो भी नंबर आपको मिल जाता है, 4 में से 1 नंबर आराम से मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यार नंबर भीख मांगनी है भाई, कुछ तो दे दे यार, दे ही देगा निकाल के, ठीक है। जब हालात ऐसे हो तो भैया मांगना तो पड़ेगा ही, क्या करें, हाँ
एआई से ही चेक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन मिलेगा भाई। टीचर आपका सॉल्यूशन यहाँ पीडीएफ रखा हुआ है, आपके पीडीएफ में सॉल्यूशन आपने यहाँ रखा हुआ है, आपने स्टेप लिखे हुए हैं, किसी क्वेश्चन में आपने एक ही स्टेप लिखा हुआ है, तो टीचर के पास ना ऑप्शन होगा, इसमें से यहाँ टिक लगाया, साइड में नंबर चलेगा, वो 4 नंबर का है तो कितने नंबर देने आपको, 1 2 3 4, वो टिक करेगा, 1 नंबर देना, तो 1 पे टिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे है आपका जो आपका एआई का, आपने देख ही लिया होगा, बतेरी वीडियो पड़ी हुई है। एआई वाई कुछ नहीं है, मतलब डिजिटल है पूरा, एआई कुछ नहीं है उसके अंदर, डिजिटल लेवल पे सारी चेकिंग हो रही है। वो पता है वो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है थोड़ा सा कि भाई टीचर के लिए बेनिफिशियल ये है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि भाई मैकेनिकल वर्क थोड़ा सा कम, क्लरिकल वर्क जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, चेकिंग फास्ट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, एक तो आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है वो नहीं छूटेगा, चांसेस बहुत कम है। दूसरा, मार्किंग हो रही है तो टोटलिंग एरर जो होते थे ना पहले कि भाई मेरे नंबर गलत जुड़ गए हैं, ये नंबर मेरा जुड़ा ही नहीं है, वो वाला पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहां पे टीचर्स को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हर एक नंबर देता जाए, लास्ट में टोटल का ऑप्शन आएगा, वो अपने आप ही टोटल करके दे देगा, सारे नंबर जो आपने दिए उसके हिसाब से ये बनते हैं, ये नंबर बनेंगे, तो टीचर की मेहनत मेहनत खत्म हो गई। एरर्स जो होते थे उसके चांसेस बिल्कुल एकदम जीरो लगा लो, वो तो खत्म ही हो गया। हाँ एग्जैक्टली, टीचर का ना जो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है टीचर के लिए कि यार बच्चे के नंबर 26 बन रहे हैं, काम कर थोड़ा सा बढ़ा दो, कुछ एरिया खुद ही ठीक कर देते टीचर, वो सब नहीं होने वाला अब। ठीक है, तो टीचर के पास मैनुअल ऑप्शन करेक्शन करने का बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ठीक है, और टीचर्स की जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी ना पेपर चेक करते टाइम, पेपर फंसे हुए 200 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो वो नहीं मिलेगा। तो इस बार बच्चों को क्लियरली है भाई, पैसे छुपा के नहीं आने और लिख के नहीं आना, मेरी माँ बाप की तबीयत खराब है, ये फलाना ढिमकाना क्या कहते थे ना, प्लीज मुझे पास कर दिया जाए, वो सब खत्म हो चुका है, वो नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इमोशनल नहीं होगा टीचर अब, क्योंकि मशीन पे कोई इमोशंस काम नहीं करते आपके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें ड्रॉबैक है, और आपके लिए ड्रॉबैक क्या है कि आपका जो रिजल्ट है थोड़ा जल्दी आ जाएगा इस बार। जितना देखो, जैसे ही सीबीएसई की पूरी चेकिंग खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाती है, तो उसका अराउंड 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते थे, तब मिलता था रिजल्ट। बट अब हो सकता है कि जैसे सीबीएसई की चेकिंग खत्म हुई, विद इन अ वीक आपके पास आपका रिजल्ट हाथ में होगा। ठीक है, चेकिंग खत्म होते ही रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, करना ही कुछ नहीं है उसके अंदर, सारी चीजें ऑलरेडी चली रही हैं, डिजिटल है सारी चीजें, अपलोड ही तो मानना है, हो गया। ट्रेनिंग दी गई है, सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। नाउ बैक टू द क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस में सबसे पहला ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही है, जितने मैंने निकाल रखे ना सामने सारे, ये सब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है तुम्हारे पास ये वाले। ठीक है, हमारे पास 20 स्लाइड है, टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे वही क्वेश्चंस आपके हाथ में है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन, अब एक चीज समझो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ना किस चीज का, और क्वेश्चन है किस चीज का, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर टीचर पता है क्या चेक करता है, आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, आप कितना ज्यादा सोच सकते हो और कितना सही सोच सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला लिख के सॉल्यूशन मैथमेटिकली तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पर आप कितना, आपका जजमेंट एरिया क्या है, कैसे आप जज कर रहे हो चीजों को, वो समझेगा टीचर, और ये उसी के लिए क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अभी एट प्रेजेंट करंट रेशियो मेरी क्या है, 2:1। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट विद रीजंस, क्या है, रीजंस के साथ आपको ये बताना है कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ये वाली 2 ट्रांजैक्शन हैं, इनमें इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर नो चेंज इन द रेशियो, रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आपको कैसे दिखाना है। तो पहली बात देखो, अब ये बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना इसका, तो इस पॉइंटर के बेसिस पर क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन में एक लैंग्वेज दे रखी है, भाई ये होगा, ये होगा, 3-4 लाइन की लैंग्वेज है, और लास्ट में लिख के देगा हेंस देयर इज नो चेंज, या फिर जो भी ये चेंज वगैरह हुआ है क्या हुआ है वो बताएगा। लेकिन हम लोग पता है क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन में करके दिखाएंगे कि भाई ये हो रहा है, और इसके बेसिस पर उन्होंने बताया ये होने वाला है। कैसे के दिखाएंगे, सबसे पहला इस 2:1 को ना एक बड़े नंबर में कन्वर्ट करो, और वो बड़ा नंबर कितना, जो ये नंबर दिया हुआ ना ये वाला, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे बड़ा। तो हम किसी भी इस अमाउंट से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, लैक्स में 1 लाख ले लो, 1 लाख से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, वैल्यू कितनी आ रही है, 2 लाख और 1 लाख रुपए। डन। चलो अब हम करेंगे पहले पॉइंट की थोड़ी बहुत पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर ऑफ ₹40,000 विच वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी ने इसको क्या कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कहां कहां पे चेंजेस आएंगे, देखो पहली चीज कैश बढ़ेगा, दूसरा डेटर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कैश किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो हमारी रेशियो जो थी ये 2 लाख और 1 लाख वाली, मतलब 2 लाख और 1 लाख वाली,
इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या दिखाओगे करके, यहाँ दिखाओ कि भैया मेरा कैश बढ़ गया कितना 40,000 का, और डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई 40,000 गिर गई। रेशियो में क्या डिफरेंसेस आया, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, ये रेशियो हमारी सेम बन रही है 2:1। यहाँ क्या लिखोगे आप, करंट रेशियो विल नॉट चेंज, ठीक है, ड्यू टू नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो हमने कैलकुलेशन में दिखा भी दिया और हमारा काम भी पूरा हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट। क्या देख, दूसरा देख ले। इसमें क्या हुआ है हमारा, अभी सिनेरियो क्या है, ये चल रहा है। अब इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमने क्या परचेज किया, हमने एक फर्नीचर खरीदा कितने का 45,000 का। अब वेंडर को हमने पेमेंट कैसे की है, पेड बाय ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने का 10 रुपए का एक। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पहली चीज जो आपने परचेज किया फर्नीचर आएगा कितने का 45,000 का। इसके अलावा आपने क्या कर दिया, इसको लिया और बदले में क्या दिया, शेयर्स दिए। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगी हमारी, तो शेयर्स हम दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाली, सेम 45,000 की। अब पॉइंट ये आता है कि फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, फर्नीचर, नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स का, ये किसका पार्ट है, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो कोई भी चीज, ना ये करंट एसेट्स है, ना ये करंट एसेट्स है, ना ये करंट लायबिलिटी है, ना ये करंट लायबिलिटी है, किसी में आ ही नहीं रहा, तो मतलब वैल्यू सेम रहने वाली है। जाएगा लिखोगे करंट रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज फर्नीचर एंड शेयर कैपिटल is not included in current assets and current liabilities। लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको ब्रीफ करना है वो मेंशन कर दो, आप खत्म का। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक काम करो, इस वाले का सॉल्यूशन निकालो। नाउ स्टार्ट विद दिस, इसका सॉल्यूशन निकालो क्या होगा। क्या, हाँ नंबर्स तो बनाने पड़ेंगे ना। देखो इस बार ये क्वेश्चन कौन सी रेशियो दे रखी है, इस बार रेशियो कौन सी है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के अंदर ना ये ध्यान रखना है आपको क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या है, ये 3,000 की वैल्यू और ये 50,000 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर जाना है तो 1-1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तब बनेगी हमारी रेशियो 1:1। अब पहले पॉइंटर में क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया आपने क्या किया है, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल was a bills payable of rupees 3,000 रुपए which was met on maturity। मतलब आपके पास कुछ लाइबिलिटी थी 3,000 रुपए की, जो किस नाम से है, बिल्स पेबल के नाम से। तो बिल्स पेबल की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब बिल्स पेबल माइनस होंगे। ठीक है, अब ये माइनस होंगे तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए क्या माइनस हो रहा है आपका, एक तरफ से कैश, बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो दिखा दो ट्रीटमेंट अपना, तो क्या दिखाओगे, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है, अभी एट प्रेजेंट ये सिनेरियो है। अच्छा इसमें ये जो कैश है मेरा, क्या कैश मेरा करंट एसेट्स में आता है और ये क्विक एसेट्स में भी आता है, क्योंकि रेशियो हमारे इस बार कौन सी है, क्विक रेशियो है। तो रेशियो क्या है, क्विक, ये जो डाटा दे रखा है ना ये वाला, ये क्या है, ये क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है। तो इन दोनों में आना जरूरी है। तो ये जो पार्ट है कैश वाला, ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 लाख में से कितना माइनस करना है आपको, 3,000 कैश माइनस, और 1 लाख में से क्या माइनस करना है, यहाँ पे 3,000 की लायबिलिटी माइनस करनी। तो फाइनल आंसर, हाँ डिक्रीज, नो चेंज। क्या लिखोगे, क्विक रेशियो विल नॉट चेंज ड्यू टू डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ, दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हम करंट रेशियो चेंज नहीं करेंगे।
ठीक है, क्विक रेशियो चेंज नहीं करेंगे। तो क्विक रेशियो नेक्स्ट वाले निकालो अब। नेक्स्ट वाले में क्या है, 1 लाख डिफरेंसेस देखते हैं, अब चेक करते हैं हुआ क्या है। कह रहे डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या हुआ है, हमने कुछ डिबेंचर्स को ना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कितने रुपए वाले, 50,000 के डिबेंचर यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी 50,000 की, और डिबेंचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा अब एक बात बताओ, जब आप ये सिनेरियो करने वाले हो तो क्या डिबेंचर्स मेरे इन दोनों में से किसी में आते हैं? नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, नॉन करंट लायबिलिटीज, और ये किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का। तो मतलब हमारा डिफरेंसेस कुछ आने वाला है ही नहीं, रेशियो हमारी सेम रहने वाली है 1:1। तो क्या लिखोगे आप, क्विक रेशियो विल नॉट चेंज, प्रॉपर मेंशन कर दो, बिकॉज क्या था हमारे पास, डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स is not included in quick assets and current liabilities। ठीक है, दोनों में से किसी में आता ही नहीं हमारा, तो वहां पे यूज नहीं करने वाले। ठीक है, हाँ चैप्टर निकल आएगा तो पता होना चाहिए सारे आइटम कहाँ जाते हैं, डिबेंचर्स किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल आता है इसके अंदर। चले एक और निकालते हैं। देखो अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, ये कैलकुलेशन वाले एरिया वाले क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, इस बार डिटेल्स में डाटा दिया गया है, और अगर इस क्वेश्चन में ना आप अगर रेशियोज भी मेंशन करके आते हो, ये वाला एरिया बस केवल रेशियो का, यहाँ पे रेशियो पूछी गई है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट क्या है, डेट और इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, डेट अपॉन इक्विटी। अब आपका मेन मतलब मेन मोटो क्या है इसमें, दैट इज ओनली कैलकुलेशन फॉर द डेट। डेट कैसे निकलेगा, डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इस पूरे एरिया में क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ये है और ये भी है, और बस। तो दो ही आइटम है मेरे पास इसके अंदर, पहला ये और दूसरा 9% का लोन। ठीक है, डेट के अंदर और कुछ नहीं। क्या अगली रेशियो भी तो है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी को फ्यूचर में कभी रिडम्पशन करते हैं ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि अगर आपको किसी का पैसा वापस करना है, डिबेंचर्स का स्पेसिफिकली, तो आपको ना कुछ पैसा सेविंग में डाल के रखना पड़ेगा, और उस सेविंग का नाम क्या है, डीआरआर होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये पहले एक चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला, उसमें काम आता था। ठीक है, हालांकि अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ना, ये किस कैटेगरी में जाएगा, पूरी बैलेंस शीट में कहाँ जाता है ये रिजर्व एंड सरप्लस, इतना पता होना चाहिए, बस काफी है। ठीक है, अभी के लिए इस लेवल पे। तो ये कितने का है, 3 लाख का, और ये कितने का है, 1 लाख का। तो फाइनल वैल्यू कितनी बन गई, 4 लाख की। अब आते हैं इक्विटी पे। तो व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी जस्ट इक्वल टू शेयर होल्डर्स का फंड। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स के फंड में क्या क्या चीजें आएंगी पूरे क्वेश्चन में से, देखो एक तो पेड अप कैपिटल, ये मिलेगा पूरा, क्योंकि पेड अप कैपिटल आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस आपका इसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लिख लो पूरा एरिया, ये कितना आ गया, पेड अप कैपिटल और प्लस डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल कितनी है, 6 लाख, और डीआरआर कितना है, 2 लाख रुपए का। तो फाइनल वैल्यू 8 लाख रुपए की। यहाँ से रेशियो निकाल लो, डेट इक्विटी रेशियो कितनी आएगी, डेट कितना है 4 लाख, देन इसके बाद ये कितना है 8 लाख। तो फाइनल रेशियो कितनी आएगी 0.5:1। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम जब मेन आंसर आएगा आपका उसे ब्रैकेट में फ्रेम करके आना बहुत है। ठीक है, डन। अगली रेशियो निकालेंगे, पहले लिख लो। क्या, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, दोनों रेशियो अलग अलग है। हो गया,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। चलो अगली रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट रेशियो सेकंड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एनीवन? वर्किंग फॉर्मूला बताओ WTR का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल तो क्या होता है टर्नओवर का मतलब? क्या होता है? जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उनका हम कनेक्शन यहाँ एस्टेब्लिश करते हैं किसके साथ? नेट सेल्स के साथ और डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे इसकी कैलकुलेशन। अभी इसकी कैलकुलेशन नेट सेल्स कहाँ से आएगा? ये डायरेक्टली दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स है। तो नेट सेल्स भैया क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ 60 लाख रुपए का। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस वर्किंग कैपिटल? ये कैसे आएगा? CA माइनस CL। तो ये कितना दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज गिवन है मुझे, डायरेक्टली गिवन है। तो नेक्स्ट ये कितना है करंट लायबिलिटी? अच्छा CA कितना आएगा? CA थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, CA निकालनी पड़ेगी। तो CA कैसे निकलेगा? क्या सर देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी गिवन है तो वहां से निकाल देखो एसेट्स में कितने करंट एसेट्स हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। इसके अलावा भी कुछ करंट एसेट्स हैं, ये रहे, दीज आर द अदर करंट एसेट्स। तो ये टोटल मिलाकर कितने होगा मेरे पास? 12 लाख। 11 लाख रुपए के अदर्स और ये 1 लाख रुपए के करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 12 लाख। और करंट लायबिलिटीज कितनी है मेरी? 4 लाख रुपए की। ठीक है, फाइनल वैल्यू यहां से निकाल लो कितनी आ रही है टोटल? 8 लाख रुपीज की। ठीक है, टोटल अमाउंट ये हमारे पास है। वर्किंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आएगी? 12 लाख माइनस 4 लाख 60 लाख डिवाइड बाय में वर्किंग कैपिटल कितनी आई थी हमारी भी? 8 लाख। 7.5 टाइम्स लिख दो। जितने भी टर्नओवर रेशियो कितने आती हैं? टाइम्स के अंदर। ठीक है, चलो डन। अरे बैठ जाओ, जिसे नहीं पढ़ना रेशियो वो जा सकता है भाई। ठीक है, तो शांति से बैठो भाई। ठीक है, वो तो कैमरा खुलवा दूंगा मैं, अभी से पता लग जाएगा। हाँ, उसकी टेंशन नहीं है। डन। नेक्स्ट रेशियो करंट रेशियो बैंक का नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 6। रेशियो निकालो इसकी। करंट रेशियो क्या होती है? हाँ भाई पढ़ ले भाई, 10 दिन बचा एग्जाम के। ठीक है, करंट रेशियो CA बाय CL। अब इसमें देखो गिवन डाटा में कुछ है इंफॉर्मेशन, क्या क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट्स कितने हैं? कहीं भी कुछ मेंशन दे रखा हो? देखो एक आपको डाटा मिला, ये रहा करंट लायबिलिटीज का। तो करंट लायबिलिटी कितनी है? 60,000 की। ठीक है, करंट एसेट्स ढूंढो जरा, करंट एसेट्स कहाँ हैं? लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उसके अलावा और वो भी इन्वेंटरी भी देखो लिक्विड एसेट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर ये वैल्यू मुझे गिवन है कितने की? 75। CA हमारा बैलेंसिंग फिगर में। अच्छा इन्वेंट्री और मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। इन्वेंट्री कितनी है? देखो इन्वेंट्री ना मेरे को, अच्छा इन्वेंट्री कौन सी चाहिए होती है मुझे? ओपनिंग या क्लोजिंग? दोनों इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ मैं इसके अंदर से। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 7,000 की। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है ओपनिंग वाली से, क्योंकि रेशियोज आप कब निकालते हो? साल के एंड में। तो जितने भी रेशियोज निकालोगे आपको डाटा जो भी यूज करोगे कौन सा यूज करोगे? क्लोजिंग वाला। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली कितनी आएगी?
ओपनिंग वाले से 4000 ज्यादा और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद प्रीपेड कितना है ये हमारे पास है नहीं 2000 रुपए का, तो बस हो गया हमारे पास काम खत्म। यहाँ से सीए निकाल लो कितनी आएगी 11 और 2 13,000। ये कितना आएगा 13,000 हाँ ये आएगा 88,000 रुपीज का, ठीक है। और करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं, करंट एसेट्स आए करंट एसेट्स 88 आ रहे हैं ना, तो बस रेशियो निकाल के इसको बैलेंस कर लो, इसका फॉर्मूला लगा के कर दो बैलेंस। बाईस बटा 15 1.47:1 डन। नेक्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो, ये तो अभी निकाली है। चलो इसका 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 सॉल्यूशन करो फटाफट। डेट इक्विटी रेशियो अभी निकलवाइए ना, ये इसका आंसर निकालो डेट इक्विटी रेशियो का। डाटा गिवन है सारा, ढूंढो निकाल के कैसे कैसे है, कौन कौन सी वैल्यूज यूज होंगी इसमें। फोन जब्त करवा दूंगा मैं, तेरे फोन आए कुछ भी आए। क्या फोन है कोई आ गया डेप्ट आ गया हम कम 9% डिवेंचर आ गया हम कम देना आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल दिलाएगा किसका 1 लाख 8 प्रेफरेंस से नहीं आती डिवेंचर इक्विटी आएगा 10 लाख 12 लाख और क्या आएगा दोनों की कैलकुलेशन करो कितनी आएगी। जेरो सरप्लस तो है नहीं अरे यार 4 लाख है तो 1 यानी कि 0.75:1 डेट में क्या क्या आएगा, डेट में एक तो आएगा 9% डिबेंचर्स और प्लस बैंक से जो हमने लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो ये है मेरे पास 3 लाख रुपए का और ये है मेरा 1 लाख रुपए का। तो फाइनल वैल्यूएशन फॉर द डेट इज 4 lakhs, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 10 लाख का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का। तो ये तो हो गया मेरा शेयर कैपिटल के अंदर पूरा पूरा एरिया। अच्छा कहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है, पूरे क्वेश्चन में ऊपर सर्च कर लो अच्छे से, देखो कहीं पर भी रिजर्व एंड सरप्लस का एरिया मेरे पास नहीं है। तो ये दो ही चीजें आएंगी बस, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये कितना है 10 lakhs और ये 2 lakhs का, तो फाइनल वैल्यू 12 lakhs, ठीक है। तो डेट इक्विटी में कितना है, डेट कितना था मेरे पास 4 और ये कितना है 12, तो ये कितना आ रहा है 1/3, तो 0.33:1, ठीक है, ये 0.3:1। रूम में कर लो और बाहर बस, या अभी उस रूम में कर लो, 1 घंटे बाद इसमें कर लेना, आधे घंटे बाद, हाँ 1 घंटे बाद हो जाना। ठीक है डन। चलो अभी आ जाओ इक्विटी वाले पे, ये एक हमारा क्या है ये वाला एरिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा आईटीआर कैसे निकालेंगे, क्या होता है आईटीआर का फॉर्मूला, देखो आईटीआर अगर आपने किया तो आईटीआर इंपॉर्टेंट रेशियो में से है और ये पता होना जरूरी है कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसमें मटेरियल कैसे निकालोगे आप, COGS कैसे निकलता है, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री तो एवरेज इन्वेंट्री तो निकाला आएगा ना, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 4000, अभी एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना। अब इसमें क्लोजिंग कितना, ओपनिंग कितना गिवन है 7000 और ये कितना हो गया 4000 मिलाकर क्लोजिंग कितनी हो गई 11000। अच्छा ये मुझे दिया हुआ है, अब एक काम करो ओपनिंग तो गिवन ही है मुझे,
अब ओपनिंग अगर मुझे गिवन तो मैं एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा? ओपनिंग गिवन है कितना? 7 और ये कितना गिवन है? 11 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल वैल्यू 9000। तो ये हो गया मेरा एवरेज। देन एक पार्ट आ गया ये वाला। अब बचा मेरा सीओजीएस। तो भैया सीओजीएस कैसे निकलेगा? सीओजीएस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया जो भी आपने सामान बेचा उसमें से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो निकल जाता है। एक तो ये होता है। अब इसमें देखो सेल्स गिवन है आपको ये रहा, बट जीपी का कोई कनेक्शन वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। जीरो कैसे ले लेंगे? बिना प्रॉफिट के सेल्स कैसे हो जाएगी? ठीक है, देखो आगे नेट परचेज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या लिखा है? नेट परचेज कितना है? 1 लाख लेस देन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो भी सामान आप बेच रहे हो ना उससे 1 लाख कम है आपका नेट परचेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब सीओजीएस का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ठीक है। कौन सा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मटेरियल गिवन है मेरे को, बस वो निकाल दो, ठीक है। तो क्या क्या है मेरे पास? ओपनिंग इन्वेंट्री 7000 गिवन है। नेट परचेज कितना आएगा? 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, ठीक है। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डाटा गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंस बिजनेस के खर्चे सारे के सारे बिजनेस के, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। डाटा में कहीं भी गिवन नहीं है, तो एक काम करो इसमें से ऑपरेटिंग वाले खर्चे इसको हटा दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन कर देगा तो उसे ले लो आप, जीरो नहीं है क्वेश्चन में। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है? 11 क्वेश्चन में गिवन था, ये उठा लो, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितनी बनती है टोटल? सब कुछ ऐड कर लो, कितना आएगा? 4 लाख में से 4000 माइनस कर दो, 396, 3,96,000 का क्या आ गया? सीओजीएस। तो बस उठाओ और अपना यूज कर लो आईटीआर। फॉर्मूला तो आप लिख ही चुके हो, तो आईटीआर कितना आएगा? 396 डिवाइड बाय में 90,000, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा उससे टाइम्स में मेंशन कर देना, ठीक है। क्या एवरेज निकाल तो लिया था ये रहा? 9,000 है, ठीक है, ओके। टाइम्स में ही लिखना होता है, ना लिखे तो क्या होता है? ठीक है, डन। चलो जी, आईटीआर कंप्लीट। आईटीआर भी इसमें एक क्वेश्चन आईटीआर का हो गया आपका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लो इसे, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी बोल लो, दोनों चीजें सेम ही मिलती हैं। अब इसके ऊपर ना मैंने आपको एक जब रेशियो करा रहा था एक छोटा सा टेबल दिया था, वो टेबल बहुत काम का है इस पर्टिकुलर रेशियो के लिए। बताता हूँ, अभी टेबल याद आएगा तुम्हें कौन सा टेबल। सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो पूछा गया है ना, पहले तो उसके बारे में लिखो आप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आरओआई। क्या होता है फॉर्मूला इसका? आरओआई का मतलब पीवीआईटी। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको कमाने के लिए क्या लगाया आपने, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है। पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें पीबीआईटी है कहां? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीबीआईटी माइनस, ये टेबल की बात कर रहा था मैं, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर क्या निकलता है? पीबीटी। फिर लास्ट में टैक्स माइनस करना पड़ेगा आपको, फिर क्या निकलेगा? पीएटी, ठीक है। ये सब मटेरियल अब गिवन क्या क्या है बस वो निकाल लो। क्या क्या चीजें गिवन है इसमें? क्या लिखा है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? ये आफ्टर वाला गिवन है, ये 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, लास्ट में ये रहा 10% की ना लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास। 10% से कर्जा ले रखा है हमने, कितने का? 4 लाख का। ये किस काम आएगा? ये यहां पे काम आएगा। 4 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट जाएगा? 10% के हिसाब से 40,000 का इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। चलो अब बाकी इसके बाद
क्वेश्चन वाला टैक्स का रेट कितना है 20%, तो ये मेरे को दे रखा है भाई 20%। अच्छा अगर ये 20% है तो ये कितना आएगा, तो मैं एक चीज बताई थी, पीबीटी के दो हिस्से होते हैं, क्या क्या, एक होता है टैक्स और एक होता है तुम्हारे पास पीएटी। अब क्वेश्चन है ये पीएटी दिया हुआ है 1 लाख का। अच्छा अगर ये कितना है, ये 100% है, तो 100 में से 20% टैक्स दे दिया आपने, तो ये कितना बचा 80%। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे पीएटी क्या है 80% है किसका, पीबीटी का, है ना। तो यहाँ पे अगर ये मुझे गिवन है कितने रुपए का, कितना, तो यहाँ पे निकाल लो इनटू में पीबीटी, तो पीबीटी कितना आएगा, पीबीटी इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू में 5/4, फाइनल वैल्यू 1,25,000 रुपए। तो ये कितना निकला मेरा 1,25,000। अब अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करो इसका 20% निकालो, 25 ही आता है, माइनस करे 1 लाख ही बचा, मतलब ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम आ गए, अब यहाँ से और ऊपर जाना है तो 165 आ गया आंसर। ROI क्या होगा 1,65,000 डिवाइड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा कैपिटल बचा हुआ है अभी, तो वो कैसे निकालोगे, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की शीट सबके पास अवेलेबल है ना जो दी थी, ठीक है दे दूंगा, निकाल रखी होगी शायद, निकाली थी उसने मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है शेयर होल्डर्स का फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, एक ये होता है, और एक और होता है मेरे पास, इसमें क्या यूज करोगे आप, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इस वाले में कौन सा यूज होगा, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला। तो फिक्स एसेट्स कितने के हैं 6 लाख क्या, हाँ, लेकिन गुडविल में पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ मटेरियल अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। और इसमें वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप, CA माइनस CL, CA कितना है 4 लाख का, और ये कितना है 2 लाख का। फाइनल वैल्यू फॉर द वर्किंग कैपिटल इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। इसको यहाँ लिखो 8 लाख रुपए का ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो फाइनल परसेंटेज निकाल के आपका यहाँ आंसर बन जाएगा। इसका हाँ जी, ठीक है 20.65, 3 नंबर 4 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, मिलेंगे तुम्हारे पास चीजें। 20.65 क्या ये ना 165 डिवाइड बाय में 8 लाख, एक 65 डिवाइड बाय 8 लाख, ये बात। अभी तो मैं एक चीज सिखाई थी, वर्किंग कैपिटल वो वाला WCR, चलो ये निकालो इसका आंसर, इसका आंसर निकालो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हाँ जी फॉर्मूला मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हें, फॉर्मूला तो लिख ही लेना, क्या आएगा अपॉन में। अच्छा नेट सेल्स एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप नेट सेल्स क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है उसको यूज करके नहीं निकाल पा रहे हो, और निकल ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कुछ भी यूज कर लोगे, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो क्यों, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है, तो आप वहां पे इस जगह पे COGS भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तब जब इसको निकालने के लिए डाटा इनसफिशिएंट होगा तब, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार निकल तो रही नहीं है, काम का COGS यूज कर ले, फिर गलत है वो, ठीक है। तो नेट सेल्स कितनी आएगी 5 लाख हाउ, जीपी दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है 25%, किस पे दिया है कॉस्ट पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जीपी ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पे जीपी की जो रेशियो होती है मेरे पास, जीपी एक तरह के जीपी परसेंटेज में गिवन है ना वो, तो जीपी की रेशियो गिवन है मुझे, कितनी है वो 25% है, किसके ऊपर है ये कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है COGS, ठीक है। तो ये कितना गिवन है 5 लाख, तो ये COGS कितना आएगा, यहां से COGS 20 लाख हो गया,
सीधा सीधा डन। अच्छा अब ये आ गया तो नेट सेल्स भी आ जाएगा। नेट सेल्स क्या होता है? सीओजीएस प्लस जीपी। तो सीओजीएस कितना आया था? 20 लाख। और जीपी कितना है? ये तो गिवन ही था 5 लाख रुपए का। फाइनल अमाउंट 25 लाख। क्या है ये? नेट सेल्स। ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा? हम वहां से सीओजीएस भी तो निकाल नहीं, नेट सेल निकाल सकता हूँ ना मैं। जब ये नेट सेल ना निकल पाए तब हमें सीओजीएस यूज करना है। ठीक है। नेट सेल हर बार नहीं निकले, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ निकल गया, गिवन ही नहीं है। अगर आप टीएसडी वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है, वहाँ पे डाटा में गिवन ही नहीं है आपके पास, और ना ही आप निकाल सकते हो। तो निकाल नहीं सकते, तब हमने सीओजीएस यूज करके आंसर निकाला है। ठीक है। अच्छा अब इसमें ये निकालो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ से यूज कर सकते हो ना आप। घुमा दो इधर, क्या निकलेगा? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, और क्या निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स। अब ये इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना ये गिवन है और या ना ये गिवन है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? क्वेश्चन क्या बोला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और शेयर होल्डर फंड के नाम पर क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम पे लॉन्ग टर्म का लोन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्या? शेयर होल्डर फंड पूरा पूरा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया पूरा एरिया। ठीक है, कितना आएगा? ये आ रहा है मेरा 10 लाख रुपए ये है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपए का, तो फाइनल वैल्यू 15 लाख। फिक्स एसेट्स कितने हैं? ये क्वेश्चन ने पहले से गिवन करके दिया हुआ है ना। तो ये 15 लाख रुपए माइनस क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स ही होता है एक तरीके से। तो 10 लाख हो गए। कितनी वैल्यू आती है? 5 लाख। 5 लाख रुपए की आ गई। चाहिए क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए चाहिए था। वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, करंट नेट सेल्स हमने पहले ही निकाल लिया था। ये आ रहा है 25 लाख डिवाइड बाय में वर्किंग कैपिटल कितने का? 5 लाख रुपए का। फाइनल आंसर 5 टाइम्स। ऐसे एसेट्स जिनको हमने बस बचा के रखा हुआ है, जिनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब देखो आपके पास लॉस और P&L में क्या होता है? लॉस आता है ना, लॉस और प्रॉफिट दोनों आते हैं। क्या करते हो इसका? या तो आप प्रॉफिट कमाओगे या तो आप लॉस कमाओगे, यही होता है। अगर प्रॉफिट कमाया तो इस प्रॉफिट को आप ऐड कर सकते हो कहां पर? कैपिटल के अंदर। अगर आपने लॉस कमाया तो क्या कर सकते हो? कैपिटल से माइनस कर सकते हो। लेकिन अब अगर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं अपनी कैपिटल को ना चेंज नहीं करना चाहता जब आपने लॉस कमाया तो भी, तो क्या किया जाएगा उसका? तो उस वाले केस में मेरा जो ये लॉस है ना, ये वाला लॉस, ये उठाकर मैं एसेट्स में डाल दूंगा P&L के नाम से। ठीक है, कितने जो भी कमाया गया है यहाँ डाल दे। तो ये क्या है? ये एक फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, तो आपने केवल साइड में रखा हुआ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल लॉसेज हैं, या फिर कोई ऐसा एसेट्स जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। हाँ, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉसेज है ना हमारे पास, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आपका खर्चा ही है। क्या उसका बेनिफिट मिल सकता है आपको? बस आप उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। रीजन क्या है उसका? कि उसका बेनिफिट आपको 1 साल में नहीं मिल सकता है ना। कोई बंदा बोलेगा भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, मैंने 10 लाख रुपए का, और वो बंदा बोलेगा मैं इस 10 लाख को एक्सपेंस की कैटेगरी में दिखाना चाहता हूं। दिखा ही नहीं सकते आप, क्योंकि एक्सपेंस की कैटेगरी में वही डाटा आप दिखा सकते हो जिसका बेनिफिट आपको 1 साल में मिल गया है। एडवर्टाइजमेंट में मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट कितना किया? 5 साल के लिए खर्चा किया ये आपने 10 लाख रुपए का, तो इसका बेनिफिट हर साल कितना मिलेगा? केवल 2 लाख रुपए ही आप करंट ईयर में डाल सकते हो एज एन एक्सपेंस, जो P&L में जाएगा। बाकी जो ये 8 लाख बचेगा, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा किस तरफ? एसेट्स वाली साइड पे। इसी को बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये है तो नुकसान, लेकिन हम इसे अभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, बस देन ये हमारा क्वेश्चन भी कवर है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी मैथ की क्लास भी है ना 1 बजे से। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अकाउंट्स फाइंड अप करते हैं।